हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं की सोशल स्टडीज की बुक और उसमें से उसका हिस्ट्री सेक्शन 13th चैप्टर जो कि है द एजुकेशन एंड द ब्रिटिश रूल। यानी पढ़ाई लिखाई का क्या हिसाब किताब था जब ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे। उस टाइम पे हमारे जो इंडिया के स्ट्रगलर्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, वो क्या सोचते थे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और इंग्लिश जो लोग थे, ब्रिटेन के जो लोग थे, वो हमारे ऊपर किस तरीके की चीजें जो है वो इम्पोज कर रहे थे। वो आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुराने टाइम से यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉपर सही अरेंजमेंट किया गया था इंडिया के अंदर एजुकेशन इम्पार्ट करने का, एजुकेशन देने का। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई पहले नहीं होती थी। इनफैक्ट पुरातन टाइम में पढ़ाई लिखाई दोनों की करवाई जाती थी, लड़कों की भी और औरतों की भी। अब नजर डालते हैं हिस्ट्री जो है मॉडर्न एजुकेशन की। जब अंग्रेज लोग आए तो उस टाइम पे उन्होंने इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या चेंजेस की। अब अंग्रेज लोगों के आने से पहले की बात की जाए तो इंडिया में एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा था जिसे हम कहते हैं धार्मिक एजुकेशन सिस्टम, रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे जो एजुकेशन दी जाती थी वो आश्रम हो गए, पाठशालाज हो गई, मदरसाज हो गए, टेम्पल्स हो गए, मंदिर हो गए, मॉस्क मस्जिद हो गई, वहां पर दी जाती थी। तो जो स्कूल है वो मस्जिदों के अंदर स्थापित किए जाते थे और उनको हम बोलते थे मकतबा। क्योंकि वहां पर उस टाइम पे जो बच्चे मस्जिदों में जाते थे वो पढ़ते थे कुरान शरीफ को। और वैसी पाठशाला जो होती थी उनके लिए हम बोलते हैं, जो पाठशाला में जाते थे वो मंदिरों और गुरुद्वारों में जाते थे। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एम से मॉस्क, एम से मकतबा। तो यहाँ पर मॉस्क में जाने वाले, मस्जिद में जाने वाले जो स्कूल्स होते थे, मस्जिद वाले स्कूल्स, उनको मकतबा बोलते थे। और मंदिरों और गुरुद्वारों में जो स्कूल्स होते थे उनको पाठशाला बोलते थे। इन स्कूलों में अक्सर धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती थी, उनकी अपनी भाषाओं में, भाषाएं जो लैंग्वेज है उसके अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता था। जैसे जो हिंदू बच्चे होते थे उनको सनातन धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। उनको बताया जाता था कि गाय की इज्जत करनी है, ब्रह्मा जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी इज्जत करनी है। और एजुकेशन जो है, पढ़ाई लिखाई, वो उनकी भाषाओं में होती थी। जैसे उर्दू हो गई, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, पाउ, PAU, पाउ। अब पाउ को क्या याद करना है, पर्शियन में हो गई, अरेबिक में हो गई, उर्दू के अंदर की करवाई जाती थी एजुकेशन। यहाँ पे मकतबाज में, मकतबाज से आपको याद आना चाहिए मस्जिद के अंदर, मॉस्क के अंदर ये भाषाएं यूज की जाती थी। गुरमुखी यूज की जाती थी पंजाबी लैंग्वेज के लिए गुरुद्वाराज में, और हिंदी और संस्कृत यूज की जाती थी पाठशालाज में जब मंदिरों में बच्चे पढ़ने जाते थे। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस यूज की जाती थी। अब पढ़ाते कौन थे, देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चे को पढ़ाने के लिए, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग लीडर्स होते थे। जैसे मस्जिदों में मौलवी होते थे, मंदिरों में पंडित जो होते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे। वहां से शिक्षा लेने के बाद बच्चे जो है आगे पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए आगे जाते थे। ठीक है, जहां पर बच्चों को फिर से पढ़ाई जो करवाई जाती थी वो धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी। अब आगे पढ़ने के लिए भी हिंदी भाषा, संस्कृत स्कूल्स होते थे, कॉलेजेस होते थे, लेकिन वो बड़े शहरों के अंदर होते थे। जैसे कि आप कह सकते हैं बनारस के अंदर। अब ये जो बनारस, जो एक हम कह सकते हैं शहर है, ये कहाँ पर है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बनारस का आज का नाम है वाराणसी और ये उत्तर प्रदेश में है। वैसे ही और भी कई तरीके के स्कूल खोले गए थे एजुकेशन देने के लिए, हैंडीक्राफ्ट में, हाथ की बनी हुई चीजों के अंदर व्यापार करने के लिए। और उन स्कूल्स को हम बोलते थे महाजन। याद रखना, जब हाथ की बनी हुई चीज महान हो जाती है, हाथ से बनी हुई चीज, व्यापार करना, महान पैसे कमाना, तो उनको हम महाजन बोलते थे। वहां पर इनको इन चीजों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी। अनलाइक अगर हम बोले कि जो स्कूल्स में पढ़ने जाते थे वहां धार्मिक पढ़ाई होती थी। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और वो ये बोलते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाए और वेस्टर्न लिटरेचर, मतलब उनका इतिहास जो है वो पढ़ाया जाए, जो कि इंडियन लैंग्वेजेस से काफी अलग था। बच्चे जो है वो उर्दू में पढ़ रहे हैं, अरेबिक, पर्शियन, गुरमुखी, हिंदी में पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं इंग्लिश भाषा पढ़ानी बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने नए नए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज स्थापित की थी जहां पर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पढ़ाने की कोशिश की थी, ताकि वहां से पढ़ लिख कर जो लोग हैं उनकी नौकरी कर सके। और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, भाषा ही नहीं, लिटरेचर भी पढ़ाने की कोशिश की थी। फिक्स सिलेबस था, अटेंशन दी जा रही थी बच्चों को कि उनको टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाए। जब मैं टेक्निकल की बात करती हूँ तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आप मशीनें कैसे यूज करते हो, साइंस से रिलेटेड हो गया, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एजुकेशन होती है उसे टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, बोलते हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं होती थी।
अब कारण क्या थे ये वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न मतलब ब्रिटिशर्स जो अपने सिर पे एजुकेशन दे रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये बोल रहे थे कि हमारी जो लिटरेचर है वो पढ़ो, इसलिए क्योंकि उनको प्रशासन चलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी जो इंडियंस की प्रॉब्लम्स जो है उनकी भाषा में समझ सके और उनको इंग्लिश लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर था, इंग्लिश लोगों को हमारी भाषा में जो बात की जाती थी वो समझ नहीं आती थी, तो उनको एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी। प्लस उनको ये लग रहा था कि अगर इनको हम इंग्लिश भाषा सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको आसानी से हम अपने रिलीजन में बदल सकते हैं, जो कि था क्रिश्चियनिटी उस टाइम पे। अब ये जो डेवलपमेंट हुई कि किस तरीके से हम वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर आएंगे, इसके अलग अलग स्टेप्स हुए, ये एक बारी में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे अलग अलग मिशंस, एक्ट, कानून बनाकर उन्होंने इसको स्थापित करने की कोशिश की। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए भाई इंडिया के अंदर। अब इंडिया यहाँ पर है, यूके यहाँ पर है और वेस्ट में पड़ता है, इसीलिए हम उसे वेस्टर्न एजुकेशन बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वेस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे ईस्ट है उसे हम पूर्व बोलते हैं, वैसे ही जो वेस्ट है उसे हम इंग्लिश के अंदर वेस्ट बोलते हैं और हिंदी के अंदर उसको हम बोलते हैं पश्चिम। तो ब्रिटिशर्स ने 1641 एडी में आके जब वो इस टाइम पे आए, उन्होंने बोला कि अरे हम प्रोपेगेट करेंगे, हम नारा देंगे कि हमें क्रिश्चियनिटी जो है वो प्रमोट करनी है। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, मतलब ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए थे वो कंपनी के तौर पे आए थे, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया इंडियंस को क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेट करना कि हमारा धर्म जो है वो सीखो, वो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने उस तरीके के जो स्कूल्स हैं वो वहां पर खोलने शुरू कर दिए। जैसे 1715 में, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सबसे पहले जो क्रिश्चियनिटी के जो स्कूल्स हैं वो हम खोलेंगे। जैसे उन्होंने अलग अलग क्रिश्चियनिटी के स्कूल्स खुलवाए 1917 में, जैसे सेंट मैरी चैरिटी स्कूल, ये खुलवाया गया था मद्रास के अंदर, चेन्नई जिसे हम बोलते हैं तमिलनाडु के अंदर। वैसे ही लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स थे, जॉनथन डंकन थे, उन्होंने संस्कृत स्कूल्स भी यहाँ पर खोले थे कि चलो साथ साथ में तुम अपना भी पढ़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये याद रखना कि सेंट मैरी किससे करना है, मद्रास में जो तमिलनाडु का स्कूल है उससे। मैरी स्कूल जो मद्रास में खुले थे ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर आ जाता है। और वेरन हेस्टिंग जो अंग्रेजी अफसर था, जॉनथन डंकन, उन्होंने संस्कृत स्कूल भी यहाँ पर खोल के दिए थे मद्रास के अंदर। अब डेवलपमेंट होनी कैसे शुरू हुई, सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की डेवलपमेंट की। जो नींव रखी गई थी वो 1913 से लेके 1954 एडी की बात की जाए तो एक चार्टर एक्ट आया था। जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनको इंडिया चलाने के लिए एक बुक नहीं दी गई थी, जैसे अभी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था, तो अलग अलग तरीके के जो एक्ट्स थे वो बनाए जाते थे। जैसे चार्टर एक्ट हो गया, कानून हो गया, वो बनाया जा रहा था। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में गवर्नमेंट ने, सरकार ने, जो अंग्रेजी प्रशासन है, उन्होंने बोला कि हम लोग 1 लाख रुपया, 13 जो है वो अशुद्ध नंबर माना जाता है, तो उससे याद रखना उस टाइम पे उन्होंने 1 लाख रुपया अलग रख दिया पर साल। हर साल 1 लाख रुपया जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। जैसे आज की डेट में भी बजट फिक्स होता है कि साइंस टेक्नोलॉजी पे कितना पैसा खर्च होगा, एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च होगा। और ये बोला गया कि ये जो पैसा है इसे हम पर साल यूज करेंगे, बट ये पैसा यूज नहीं हो पाया क्योंकि एक फिक्स्ड एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी सरकार की कि यहाँ पे खर्च करना है, क्या करना है। फिर 10 साल के बाद उन्होंने एक कमेटी की स्थापना की, ये डिस्कस करने के लिए कि यार पॉलिसी पे तो काम करो कि क्या पढ़ाना है, कैसे होगा। उस कमेटी के अंदर लोगों की आपस में नहीं बन रही थी, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे, लड़ाइयां हो रही थी, तो वो किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे। अब लड़ाई किस बारे में हो रही थी, उस कमेटी के अंदर जो लोग थे उसमें से कुछ लोग ये बोल रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है हमें वो प्रमोट करनी चाहिए, और वो वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करने के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना है। ठीक है, तो ये कमेटी बनी, ऐसे करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इस कमेटी में कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम इंडियंस को पढ़ाएंगे। वैसे ही कुछ लोग जो थे, जो मेंबर्स थे, वो ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, इनका जो लैंग्वेज है, जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज होती है, वर्नैक्युलर का मतलब ये जो इनकी लोकल लैंग्वेज है भाई, उसी में जैसे संस्कृत होगी, पर्शियन लैंग्वेज होगी, अरेबिक होगी, जिसमें वो पढ़ रहे थे, उसी वो ही माध्यम रखना चाहिए पढ़ाने का।
मतलब मेथड जो है जिससे पढ़ाया जाए, मेथड, और जो लैंग्वेज है उसके ऊपर चर्चा हो रही थी कि क्या लोकल भाषा में पढ़ाना चाहिए वेस्टर्न एजुकेशन को या इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर पढ़ाना चाहिए, इसके ऊपर मतभेद हो रहा था। इस टाइम पे खाते खाते आइसक्रीम आए लॉर्ड मैकेले। मैकेले आइसक्रीम खाते खाते, ऐसे याद रखना क्योंकि ये मजाक की बात है, ऐसे करके मैं आपको याद करा रही हूँ। मैक्सवेल आ गई ना, मैकडी की, तो आप ये याद रखना, मैकडी से आइसक्रीम लेके मैकेले आए, बात करने लगे, और उनको चुन दिया गया, इस कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। और फाइनली 1835 में, जैसे चंडीगढ़ में 35 सेक्टर में मैकडी है, तो 1835 में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करनी चाहिए। इवन हमारे जो इंडिया के राजा राम मोहन रॉय जी थे, उन्होंने भी यही बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। उनका पीछे इसका कारण ये था कि लोग जागरूक होंगे कि दुनिया में चल क्या रहा है और अपने हकों के लिए बाद में वो लड़ेंगे। तो राजा जी बोले कि मैकॉले साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। तो फाइनली हुआ क्या कि 1854 में ये डिसीजन हुआ, और 1854 के अंदर जो एक कमेटी बनी थी उस टाइम पे इंडिया को रूल करने के लिए, वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल बोर्ड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था लकड़ी। ओहो, लकड़ी से ऐसे याद करना, उनका नाम था चार्ल्स वुड। मैकॉले भाई साहब को भूल जाओ, वो अलग कमेटी के मेंबर बने थे। ये थी उससे भी ऊपर एक कमेटी, मतलब एजुकेशन की ये कमेटी थी, तो इससे ऊपर जो कमेटी थी जो पूरे इंडिया को चला रही थी, वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके जो प्रेसिडेंट थे लकड़ी, ओहो, चार्ल्स वुड, लकड़ी मतलब चार्ल्स वुड से याद करना। उन्होंने रेकमेंडेशंस कुछ दी एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने रेकमेंडेशंस, उनकी कुछ बातें थी, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया वुड्स डिस्पैच, क्योंकि उन्होंने रेकमेंडेशंस दी थी। तो आप यहाँ पर बुक में देख सकते हैं, उसका नाम रख दिया गया उनकी रेकमेंडेशंस का वुड्स डिस्पैच। अब ये बातें सारी चलती रही। लक्कड़ भाई साहब, वुड भाई साहब आ गए, मैकॉले भाई साहब आ गए, उन्होंने अपना चर्चा दी 35 तक, ये अभी लड़ाई चल ही रही थी। फाइनली हंटिंग करने के बाद एक हंटर कमीशन बिठाया गया, ऐसे ऐसे नाम थे उन लोगों के, हंटर कमीशन, हंटिंग करके आए थे वो। और 1882 में वो हंटिंग कर कर आए थे, ऐसे याद रखना, 82 जानवर मारकर आए थे, या आप कह सकते हैं हंटिंग कर कर आए। अब एजुकेशन की नींव तो कहीं ना कहीं रख दी गई थी। अब एजुकेशन की ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ, जंगलों में ग्रोथ होती है ना, जानवरों की हंटिंग कर कर आए थे, तो वो कहते हैं मैं ग्रोथ के ऊपर काम करूंगा कि कैसे इसको आगे प्रचलित किया जाए। हंटर कमीशन स्थापित की गई और उन्होंने ग्रोथ के लिए कुछ कुछ अपनी रेकमेंडेशन दी। जैसे उन्होंने पहली रेकमेंडेशन ये दी कि तुम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको ग्रांट्स दे दो। ग्रांट्स का मतलब उनको पैसा दे दिया जाए। किसको पैसा दे दिया जाए? जो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल्स को पैसा दे दिया जाए, ताकि प्राइवेट स्कूल्स भी अपना कारोबार चला सके और लोगों को एजुकेशन मिल सके किसी ना किसी तरीके से। दूसरी बात उन्होंने ये की कि चलो प्राइमरी एजुकेशन तो आपकी ठीक चल रही है, जो आगे हायर स्टडीज के लिए जो एजुकेशन है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्कूल्स, 8वीं 9वीं 10वीं की जो बात की जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। इसकी जो कंडीशन है इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल्स को हंटिंग करने के बाद। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि आपको विमेन की एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए और स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि जो औरतें हैं वो भी पढ़ाई लिखाई में योगदान पा सके। चौथी बात उन्होंने ये बोली कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो उन्होंने बोला कि अरे यार, एजुकेशन के अलावा कुछ फिजिकल मेंटल एजुकेशन की भी बातें की जाए ताकि लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ग्रोथ की बात हो रही है, इन्होंने ग्रोथ के ऊपर रिकमेंडेशन दी, तो ग्रोथ इन्हीं कारणों की वजह से हो रही थी। और पांचवी बात उन्होंने ये बोली कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर ली थी हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन। बाद में ये जो एक्सेप्ट की गई कि उनकी बातें इतनी अच्छी लगी कि वो बेस बन गया हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का, कि यार तू तो जो बातें बोल के जा रहा है वो ग्रोथ ही नहीं, वो तो मॉडर्न बातें हैं, अच्छी इंटेलिजेंट बातें, ग्रोथ तो होगी होगी, लेकिन इसकी बातें जब एक्सेप्ट कर ली गवर्नमेंट ने, तो ये बोला गया कि ये तो मॉडर्न एजुकेशन की स्थापना एक तरीके से हो गई। अब हमने प्राइमरी की बात कर ली। अब हुआ क्या, यूनिवर्सिटी लॉ जो है एक स्थापित किया गया, क्योंकि उसने बोला था कि यार सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी लॉ जो है वो आया 1904 एडी के अंदर। वो कजन भाई साहब लेकर आए थे।
कजन से याद करना, आपका जो कजन होता है। तो यूनिवर्सिटी में आपका कजन पढ़ता है, तो कर्जन भाई साहब यूनिवर्सिटी के जो लॉ है, एक्ट लेकर आए थे 1904 के अंदर, उन्होंने पास किया था, जिसमें एक्ट के अंदर, कानून के अंदर ये बोला गया था कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर सरकार की, गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है, ना घुसोड़ना, इंटरफेयर करना, ताकि यूनिवर्सिटीज अच्छे से चल पाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसमें इतनी नाक उन्होंने घसोड़ी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में कि हमारे जो क्रांतिकारी थे या जो नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने बोला हमें इतना नाक अंदर घुसोड़ना तुम्हारा पसंद में नहीं आ रहा था। तो कर्जन भाई साहब की जो रिकमेंडेशन थी सरकार की नाक जाने के ऊपर थी, लेकिन हमारे लोगों ने बोला कि नहीं, हमें ये नाक डालना बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद सैर करते करते एक और कमीशन आया, सैर की उन्होंने 17 किलोमीटर की, वो आया सैंडलर कमीशन या सैंडलर कमेटी बिठाई गई। सैर करते करते ये 1917 एडी के अंदर आई। गवर्नमेंट ने इस कमेटी को अपॉइंट किया कि भाई डेवलपमेंट जो है एजुकेशन की, वो किस तरीके से होनी चाहिए, वही आगे कैसे बढ़ना चाहिए। चलो इसने यूनिवर्सिटी की नींव रख दी या कुछ कर दिया, अगेन एजुकेशन की डेवलपमेंट ग्रोथ के ऊपर तुम्हारी सैर करते करते क्या राय बनी। जैसे जो हमारे पहली रिकमेंडेशन थी हंटर कमीशन की, उसने ये बातें बोली, तो तू बता सैर करते करते तूने क्या क्या बोला। तो इसने कुछ बातें बोली, जिसमें इसकी पहली बात ये थी कि जो आप स्कूल लेवल पे, ये स्कूल है, स्कूल लेवल पे जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो उनकी लोकल लैंग्वेज या हम बोल सकते हैं वर्नैक्युलर लैंग्वेज में उनको पढ़ाई लिखाई करवाई जाए, बेस बन जाए। उसके बाद आगे जाकर उनको इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश लैंग्वेज में ज्ञान दिया जाए। तो बेस जो है लोकल लैंग्वेज क्यों ना होना चाहिए, फिर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा देनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बोली, यार ये जो एग्जाम लेने का आपका सिस्टम है ना, एग्जामिनेशन सिस्टम, इसको चेंज किया जाए, यार ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसके अंदर बदलाव लेकर आओ। तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि ध्यान दो, स्पेशल ध्यान दो। पहले हंटर भाई साहब ने भी आपको बोला कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके ऊपर ध्यान दो, यानी कि किताबी कीड़ा बनाकर छोड़ दो। टेक्निकल एजुकेशन मतलब मशीनें वगैरह कैसे चलानी है, ताकि आगे जाकर हमारे लिए काम आ सके यार ये लोग। चौथी बात उन्होंने ये बोला कि यार लोगों को ना वो यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट का जो नाक घसोड़ना है वो पसंद नहीं आ रहा। तो वो जो नाक घसोड़ी जा रही है लोगों की, अंग्रेजों की यूनिवर्सिटी के अंदर, ये मैं कान बनाने की कोशिश कर रही थी बट चलो बना नहीं, इसको थोड़ा काट के पीछे की तरफ को किया जाए। यूनिवर्सिटीज के अंदर सरकार की जो इंटरफेरेंस है उसको कम करने की जरूरत है। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है ना उसे वाइस चांसलर बोलते हैं। तो जो वाइस चांसलर्स हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। यहाँ पर आज की डेट में भी हर यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए वाइस चांसलर जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो उन्होंने बोला यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो उसका हेड है वो वाइस चांसलर होना चाहिए। अब सैडलर भाई साहब जो सैर करते करते आए, उन्होंने डेवलपमेंट को लेकर ये सारी बातें बोल दी। इसके बाद एक आए हॉट डॉग खाते हुए, हार्ट टोंग कमेटी आई थी। हार्ट टॉग, या तो आप इसको हार्ट से याद कर सकते हो या आप कह सकते हो हॉट डॉग खाते खाते ये आई थी कि अगेन एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, मतलब उसको अच्छा कैसे बनाया जाए। अब ये आई थी 1928 के अंदर, मतलब कुछ कुछ साल बाद। जैसे ये वाली जो आई थी वो आई थी 1917 के अंदर। जो हार्टॉग कमेटी आई थी, हार्ट डॉग भी नहीं, हार्टॉग कमेटी जो आई थी वो आई थी 1928 के अंदर। अब हार्ट वाले ने क्या बातें बोली, उन्होंने बोला पहली बात तो ये कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, तीसरी चौथी पांचवी तक की जो एजुकेशन है उसको कंपलसरी बना दो। कुछ तो लोग पढ़े लिखे हो, बिल्कुल ही गवार ना हो, उसको कंपलसरी कर दिया जाए। दूसरी बात ये कि जो टीचर्स हैं यार वो अपनी सैलरी से खुश नहीं है, तो उनको जो पे किया जा रहा है, उनकी जो सैलरीज है वो दी जाए। पहले ऐसे होता था कि चलो राशन दे दिया या कोई लैंड नाम कर दिया, मतलब कोई फिक्स सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं यार, तुम ऐसा करो, अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो टीचर्स की तो सैलरी देनी ही देनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि जो एजुकेशन के ऊपर फालतू का खर्चा हो रहा है, जिसे हम कहते हैं अननेसेसरी खर्चा हो रहा है, जिसकी जरूरत कहीं ना कहीं नहीं लगती, उस अननेसेसरी खर्चा उसको रोक दिया जाए, उसको कंट्रोल कर दिया जाए। तो इनकी हार्ट टॉक की बातें सुनकर इतना ज्यादा लोगों के दिल पे लगी कि फाइनली एक बेसिक एजुकेशन के लिए उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी 1937 एडी में। और ये हार्ट की बातें सुनकर उसके बाद जो रिकमेंडेशन आई थी वो आई थी हमारे
महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी ने ये बोला कि जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक पढ़ाई लिखाई, जैसे आप बोल रहे हो कंपल्सरी होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, तो यार वो कहते हैं अरे यार जो बेसिक एजुकेशन है, जैसे आज की डेट में भी 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन जो है, पढ़ाई लिखाई फ्री है। उन्होंने बोला 14 साल की उम्र तक तो तुम कम से कम बेसिक एजुकेशन फ्री कर दो और साथ ही साथ उसे कंपल्सरी भी कर दो कि इतनी एजुकेशन तो होनी चाहिए। फ्री में दोगे तभी इंडिया के लोग लेंगे कहीं ना कहीं एजुकेशन, उस टाइम की अगर बात की जाए। और प्लस इनको बेसिक एजुकेशन के अलावा जो एजुकेशन है वो हैंडीक्राफ्ट, हाथ के काम की जो कला है इंडिया में बहुत प्रचलित थी, तो बेसिक एजुकेशन को फ्री कर दो और हैंडीक्राफ्ट में भी इनको एजुकेशन देनी चाहिए। जो तुम टेक्निकल टेक्निकल बातें कर रहे हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि हैंडीक्राफ्ट में बच्चों को एजुकेशन दी जाए। उसके बाद बात आई एक स्कीम की जिसे हम कहते हैं सर्जेंट स्कीम। अब ये जो सर्जेंट स्कीम थी ये आई थी 1943 के अंदर। सर्जेंट जी की एक कमेटी बनी थी, ये भी एक बंदा था। इनकी रिकमेंडेशन पे सरकार ने डेवलपमेंट किया कि ऊपर लेके जाने की बात की, महात्मा गांधी जी की बात सुनने के बाद कि भाई डेवलपमेंट कैसे होगी एजुकेशन की। तो इनकी रिकमेंडेशंस कुछ ऐसे थी। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, चौथी पांचवी तक की जो एजुकेशन है, वो आप बात कर रहे हो उसकी, बट क्या किसी ने वो जो किंडरगार्टन नहीं होता, एलकेजी केजी वगैरह, क्या आपने किंडरगार्टन की एजुकेशन की बात की? किंडरगार्टन में भी तो बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। सब लोग प्राइमरी की बात करें क्योंकि सर्जन भाई साहब का सर खिसका था, वो कहते कुछ अलग बात करते, तो वो कहते किंडरगार्टन में भी तो एजुकेशन देनी चाहिए। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं 6 से लेके 15 साल के, ठीक है मैं महात्मा गांधी जी की बात से सहमत हूँ, 14 क्या मैं 15 साल तक की एजुकेशन जो है वो फ्री एजुकेशन बच्चों को दूंगा। तीसरी चीज ये कि जो एडल्ट है, बड़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी तो एजुकेशन दो यार, वो भी तो किसी काम आ सके। एडल्ट एजुकेशन के ऊपर भी बात की। और उन्होंने ये बोला कि जो बच्चे हैं जब वो कॉलेज में जाते हैं तो ऐसे नहीं है कि भेड़ बकरियों की तरह कॉलेज में सबको लग दो। मतलब कुछ ही बच्चे छांट के यहाँ से जो एक्चुअली पढ़ने लिखने वाले हमारे काम आएंगे। यहाँ पर तो प्राइमरी किंडरगार्टन में बहुत सारे होंगे, लेकिन ऊपर जब वो कॉलेज में जाएंगे तो उनमें से कुछ ही बच्चे आगे जाने के हक में होंगे, या वो एक क्षमता रखते होंगे कि हम आगे कॉलेज तक जा सकते हैं। इतनी बात मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हुआ क्या, ये सब ब्रिटिशर्स का काम था। इंडिया में जो रिफॉर्मर्स थे वो एजुकेशन को कैसे देखते थे? कुछ इंडियन जो पढ़े लिखे लोग थे वो डिस्कशन कर रहे थे कि यार वेस्टर्न एजुकेशन आ रही है इंडिया में, वो अच्छी है या बुरी है। तो कुछ लोग ये बोलते थे कि यार वेस्टर्न एजुकेशन आ जाएगी तो नेशनलिज्म की फीलिंग जो है, देश प्रेम की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर आएगी, क्योंकि लोग जागरूक होंगे कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, जिसके बलबूते पर इंडिया का जो कल्चर है वो भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि लोग और ज्यादा देशों के बारे में पढ़ के और ज्यादा पढ़े लिखे होंगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसीलिए उनको वो जिज्ञासा थी कि यार अपने लोगों का भला। जैसे मैंने पहले आपको एक नाम दिया था राजा राम मोहन रॉय का, जिन्होंने ये बोला था कि हाँ हाँ हमारे इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए इंग्लिश में। तो राजा राम मोहन राय राजा साहब ने, वो एक्चुअली राजा नहीं थे बट आप ये कह सकते हैं एक रिफॉर्मर थे, उन्होंने बहुत जोर डाला इंडिया के एजुकेशन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे प्रचलित थे बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे रीति रिवाज जिनका कोई मतलब ही नहीं था, तो वो उसे बंद करना चाहते थे, सुपरस्टिशंस को। उनको ये लग रहा था कि जब वेस्टर्न एजुकेशन लोगों को दी जाएगी तो डेफिनेटली ये जो अंधविश्वास है ये कहीं ना कहीं लोग जो है इसके ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे। ये खुद इतने पढ़े लिखे थे कि इनको अलग अलग भाषाएं आती थी, बंगाली आती थी, पर्शियन लैंग्वेज, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, ग्रीक लैंग्वेज, सब काफी सारी लैंग्वेजेस का इनको ज्ञान था। इनफैक्ट ये तो न्यूज़पेपर भी पब्लिश कर चुके थे, 2 अखबार, आर 2 आर आ रहे हैं तो याद रखना, 2 अखबार इन्होंने पब्लिश किए थे। और इन्होंने बुक्स लिखी थी साथ में बंगाली लैंग्वेज के अंदर, मतलब बंगाली में ग्रामर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, सितारों के बारे में, अर्थमेटिक्स के बारे में। और इन्होंने बोला कि मैं यहाँ तक सीमित नहीं हूँ कि किताबें लिख रहा हूँ और अखबार जो है वो निकाल रहा हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए, बल्कि इन्होंने अपने खर्चे के ऊपर एक इंग्लिश स्कूल भी स्थापित किया और एक वेदांता कॉलेज भी स्थापित किया। इंग्लिश स्कूल और वेदांता, तो ऐसे राजा जी को याद रखना, वेदांता वेद थे, ठीक है, वेद, राजा राजा, और 2 न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश कॉलेज भी इन्होंने स्थापित किया था। खुद भी काफी पढ़े लिखे थे। अगले आ जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने बहुत दया की। ये दया करते करते, क्योंकि एस
SRI इसमें इन्होंने बोला नहीं, संस्कृत में वैदिक लैंग्वेज जो है वो भी पढ़ाई जानी चाहिए वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ। ऐसे संस्कृत, तो याद रखना कि वेस्टर्न एजुकेशन दे दो तुम, लेकिन उसके साथ जो अपने वेद हैं, जो संस्कृत है, वो भी बच्चों को पढ़ानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने खुद बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, गुरुकुल्स जो है वो खोले थे। कहाँ पर खोले थे? दयानंद जी ने दया करके पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जब इनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ के बाद दयानंद सरस्वती जी की, 1886 के अंदर एक दयानंद एंग्लो मतलब अंग्रेजों का स्कूल जो है, दयानंद इनका नाम, एंग्लो मतलब क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन की बात भी कर रहे थे ये, तो उन्होंने बोला दयानंद एंग्लो स्कूल जो है वो खोला गया था लाहौर के अंदर इनकी याद में। उस टाइम पे लाहौर इंडिया का भाग था। तो दयानंद जी लाहौर गए थे, ऐसे याद रख लेना। उनकी मौत के बाद वहां पर उनकी याद में एक स्कूल खोला गया था। और उसके बाद कुछ ही सालों बाद, 3 सालों के बाद, उस एंग्लो स्कूल के अलावा एक एंग्लो कॉलेज भी खोला गया, स्कूल भी खोला गया, कॉलेज भी खोला गया, जिसमें बच्चों को हिंदी लिटरेचर, हिंदी के कल्चर, वेदास के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की डेट में आप डीएवी स्कूल जो है वो देखते हैं, वो दयानंद सरस्वती जी की ही देन है, जो अलग अलग लोगों ने खोले थे होशियारपुर, जालंधर, कानपुर के अंदर। और इस टाइम पे जब दयानंद सरस्वती जी थे, उस टाइम पे दया करके इन्होंने विमेन के लिए कॉलेज भी खोला था, और वो कॉलेज खोला गया था मेरठ के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं पता कि मेरठ कहाँ पर है, मेरठ भी एक शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो दयानंद जी ने दया की थी। लाहौर में इनकी मौत के बाद स्कूल खोला गया था, बाद में कॉलेज खोला गया, DAV, दया, DA, दया का DA और V ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे स्वामी, ऐसे सरस्वती संस्कृत कॉलेज मतलब संस्कृत पढ़ाने को बोला था, वैदिक लैंग्वेज पढ़ाने को बोला था, और वेस्टर्न एजुकेशन के भी ये हक में थे। ठीक है जी, विमेन के लिए भी इन्होंने कॉलेज खुलवाया था। अब बात करते हैं विवेक इंसान की, स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने रामाकृष्ण मिशन, जो रामाकृष्ण जी थे वो उनके लीडर थे, मतलब उनके गुरु थे। उन्होंने स्टैब्लिश की थी रामाकृष्ण मिशन, और उन्होंने बोला था कि यार इंडिया का जो इतिहास है, कल्चर है, वो दूर दूर के, विवेक उसका जो है वो दूर दूर तक जाना चाहिए, अलग अलग देशों तक जाना चाहिए। तो इंडियन कल्चर को प्रमोट करने वो अलग अलग देशों में गए, अमेरिका गए, यूरोप गए। और उनका मिशन ये था, ये जो रामाकृष्ण मिशन है, कि स्कूल खोले जाने चाहिए, कॉलेजेस खोले जाने चाहिए, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, अनाथ आश्रम खोले जाने चाहिए, ताकि सोसाइटी में विवेक आए, शांति आए, यानी कि सोसाइटी का उद्धार हो, उसमें रिफॉर्म आए। इतनी बात समझ में आ गई। अपना विवेक फैलाने के लिए अपने भारत का वो दूसरे देशों तक गए थे। अब बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। अब इनके तो नाम में ही विद्या, विद्या का मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे ये खुद। अब इन्होंने भी बंगाली में एक चीज लिखी थी, जिसका नाम था प्रेमियर वर्नर प्रिंचिया। ये एक, इसके अंदर ये चीज जब इन्होंने लिखी, एक एस्से था जिसमें जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो वाली थी जो आम लोग यूज करते हैं। ईश्वर जी ने ये वाली चीज लिखी बंगाली के अंदर, और उन्होंने वो वाली भाषा यूज की जो आम लोग यूज करते हैं। और इन्होंने भी योगदान दिया, क्योंकि ईश्वर जी हैं, वो भेदभाव नहीं करते, तो वुमेन के एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया था। और कौन है जिन्होंने वुमेन की एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद एक लेडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उनकी एक सोसाइटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। उनका नाम था एनी बसंत, और इनकी सोसाइटी का नाम था थियोसोफिकल सोसाइटी। तो एनी जी ने भी बहुत योगदान दिया एजुकेशन को लेकर। उन्होंने स्कूल स्थापित किए, कॉलेज स्थापित किए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग जगह पे। इन्होंने बनारस के अंदर सेंट्रल हाई स्कूल खोला। एनी जी ने बनारस के अंदर सेंट्रल हाई, ये देखो बी से, बनारस के अंदर सेंट्रल हाई स्कूल, जो बाद में एक हिंदू यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म ले चुका था। अब महात्मा गांधी जी के क्या व्यूज थे वेस्टर्न एजुकेशन को लेके? महात्मा गांधी जी ये कह रहे थे कि यार ये जो इंग्लिश की एजुकेशन है, अंग्रेजी एजुकेशन है, इसने हम सबको स्लेव बना रखा है, गुलाम बना रखा है। ऐसा क्यों बोला जा रहा था? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इंडियंस के ऊपर वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तौर तरीके, रहन सहन, खान पीन का बहुत ज्यादा असर बन रहा है। मतलब हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करते जा रहे हैं, जो आज की डेट में भी हो रहा है। और उनको ये लग रहा था कि जो बच्चे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं इन इंस्टीट्यूट्स में, वो तो वेस्ट की बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं, अरे देखो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया की तो कोई बात कर नहीं रहा। और इस वजह से वो प्रेज कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स अच्छा है, हम पे रूल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको लग रहा था वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ के कि यार ये तो हमारी भलाई के लिए हम पे रूल करने आ गए।
अब जब नेशनल मूवमेंट आई, कहने का मतलब आजादी की लड़ाई के लिए जंग हो रही थी, उस टाइम पे क्या हुआ, स्टूडेंट्स को गांधी जी ने बोला कि ये जिस इंस्टीट्यूट्स में तुम पढ़ रहे हो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दो, मतलब अपने इंस्टीट्यूट्स, अपनी भाषा को प्रमोट किया, जैसे स्वदेशी बोला जाता है। अगर तुम इंस्टीट्यूट्स को नहीं छोड़ोगे तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो तुम्हें नहीं छोड़ के जाएंगे, मतलब तुम्हें ऐसी बंदी बना के रखेंगे, अपना कल्चर दिखा दिखा के कि यार देखो हमारा कल्चर कितना अच्छा है। तो जो इंडियंस जो बाहर की लैंग्वेजेस बोल पा रहे थे वो अपने लोगों से ही ढंग से बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था चलो इंग्लिश मार के थोड़ी और तड़ी मार लेते हैं। मतलब ये तुम अपनी जमीन पे, अपनी धरती पे एक फॉरेनर, स्ट्रेंजर के तरीके से बिहेव करो, क्यों? क्योंकि तुम वेस्ट को फॉलो कर रहे हो। और गांधी जी का ये कहना था कि जो एजुकेशन है वो इंडियन लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, मतलब हमारी भाषाओं में देनी चाहिए। क्योंकि पहली बात तो ये कि ना तो तुम इंग्लिश के एक्सपर्ट हो, ना ही ये तुम्हारी अपनी खुद की भाषा है। प्लस जब लोग ये इंग्लिश भाषा पढ़ लेते हैं ना, या थोड़ा सा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हाथ उनके लग जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि यार ये घर के छोटे मोटे काम करना तो हमारी बेइज्जती है, हम झाड़ू पोछा क्यों करें, हम ये क्यों करें, मतलब वो थोड़ी मैं की जो भावना है ना, हौ में, वो आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी होने देखने को मिल रही थी, क्योंकि लोग घर के काम कर ही नहीं रहे थे, छोटे काम करने को तैयार ही नहीं थे वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ने के बाद। तो महात्मा गांधी का ये कहना था कि यार तुम पहली बात तो वेस्टर्न एजुकेशन को इंग्लिश में मत पढ़ाओ, और अपनी लैंग्वेज में पढ़ाना है पढ़ाओ, और अपने कल्चर को प्रमोट करो। पहली बात, वेस्टर्न कल्चर को भी नहीं, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर। प्लस ये किताबी कीड़ा बना के मत रखो। मैंने आपको पहले भी बताया, इन्होंने जोर दिया था कि फ्री होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, साथ में हैंडीक्राफ्ट के ऊपर चर्चा देनी चाहिए। मतलब ये जो बुकिश नॉलेज है, किताबी कीड़ों वाली नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देती बच्चों को। बच्चों को उनके दिमाग, उनकी क्षमता के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, उस तरीके का एजुकेशन सिस्टम तैयार करना चाहिए। कहने का मतलब बच्चे को, हर बच्चे की एक अलग लाइकिंग होती है कि यार मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को हाथ का काम पसंद है, किसी को पॉटरी, घड़े बनाना पसंद है, किसी को मोटर गाड़ियां ठीक करना पसंद है। हर कोई अपना स्किल जो है, हुनर है, अपने हिसाब से तैयार कर सके। मतलब ये कि तुम्हारी जितनी काम करने की क्षमता है, तुम्हारा जितना दिमाग है, उसको ज्यादा ध्यान में रखते हुए एक एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये जो कारण थे, इसी वजह से महात्मा गांधी ने बेसिक ऑक्यूपेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया था। ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए कि सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जैसे कपड़ा कैसे बुनना है और चीजें कैसे करनी है, वो सब नॉलेज। आगे आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने शांति निकेतन खोले थे। टैगोर जी, शांति से याद रखना, शायद आपने ये नाम कभी ना कभी सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो शांति निकेतन स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था 1901 एडी के अंदर। इनफैक्ट इनकी एक कहानी है, वो ये है कि जब वो खुद छोटे बच्चे थे और जब वो स्कूल जाते थे, उनको ये लगता था कि वो जेल जा रहे हैं। उनको बहुत तंगी महसूस होती थी, घुटन महसूस होती थी। इनफैक्ट जब वो दूसरे बच्चों को देखते थे, जब टीचर पढ़ा रहे होते थे, उन्हें ये लगता था कि बच्चे बैठे तो क्लासरूम में पर उनके दिमाग कहीं और घूम रहे। तो जब वो बड़े हुए, उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसे स्कूल खोलेंगे जहाँ बच्चे खुश हो, क्रिएटिव सोचें, जिनके, जहां पर उनके थॉट्स की कीमत हो, कि वो जो सोच रहे हैं उसके ऊपर ही एजुकेशन दी जाए। मतलब एजुकेशन जो होनी चाहिए उनको फ्री फील करवाने के लिए होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्टेड डिसिप्लिन में नहीं होनी चाहिए जैसे अंग्रेजों ने स्टार्ट कर दिया था। बच्चे को, हर जो टीचर है वो बच्चे की हर एक तरीके की क्षमता को समझे और उनकी जिज्ञासा को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, ताकि उनमें और ज्यादा कीड़ा हो कि यार इसके बारे में और जानकारी मिले, सब कुछ हो। मतलब ये कि एक क्रिएटिव अनोखी एजुकेशन सिस्टम जो है वो इम्पार्ट करनी चाहिए, जिसमें बच्चा भी फील फ्री करे और जो टीचर है वो भी उसकी जिज्ञासा को बढ़ा सके। तो इसीलिए उन्होंने ये जो शुरुआत की स्कूल्स की, वो शुरुआत की थी रूरल एरिया से, गांव के एरिया से, जो कि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर था कैलकाटा से। उनको ये लगा कि ये जो जगह है स्कूल के लिए, ये बिल्कुल शांत है, बच्चे यहाँ पे कुदरत में रहकर सीख सकते हैं। हालांकि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के जो सजेशंस थे, उसमें कहीं ना कहीं अलग बात दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो वेस्टर्न कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो दोनों का मिश्रण चाहते थे। वो चाहते थे कि हाँ, इंडिया का भी पढ़ाया जाए, इंडिया के रीति रिवाज के बारे में भी बताया जाए, और वेस्टर्न कल्चर भी पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था, क्योंकि महात्मा गांधी तो बिल्कुल अगेंस्ट थे, वो कहते हैं हमारी भाषा हमारा कल्चर। रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि नहीं, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। तो उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कला, म्यूजिक, डांस, साइंस एजुकेशन सब कुछ इम्पार्ट किया था, सब कुछ बच्चों को दिया था शांति निकेतन के अंदर। ये आप देख सकते हैं शांति निकेतन की तस्वीर। अब मैं आपको एक केस स्टडी बताना चाहती हूँ। एक स्पेशल केस है बड़ौदा यूनिवर्सिटी का। बड़ौदा एक इम्पोर्टेंट शहर है गुजरात के अंदर, और ये सिटी
फेमस है साईजी राव यूनिवर्सिटी के लिए। सैयाजी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो SAYAJI, सैयाजी से याद कर लेना जरूर, बड़ौदा सैयाजी गए। तो सैयाजी राव यूनिवर्सिटी के लिए ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई थी 1948 AD में बाय सैयाजी राव द थर्ड, तीसरे राजा जो थे उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी बड़ौदा गुजरात के अंदर, सैयाजी से। अब महाराजा सैयदजी जो राव थे वो खुद बहुत पढ़े लिखे महाराजा थे। उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत बदलाव लाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स, लाइब्रेरी खोली, पाठशालाएं, पाठ पुस्तकें, इवन हॉस्पिटल्स खोले। मतलब जितनी उनकी प्रजा थी वहां जगह जगह पर उन्होंने ये सारे काम किए थे। इनफैक्ट उन्होंने प्रोपेगेट किया कि जो स्वदेशी चीज है या नेशनल मूवमेंट है, स्वदेशी मतलब अपनी बनाई हुई चीजों जो है उनको यूज करना चाहिए। नेशनलिस्ट मूवमेंट मतलब अपने देश की आजादी के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने ये काम किया सैया जी ने देश के लिए। तो हुआ क्या, 1881 AD के अंदर जो महाराजा सैयाजी राव द थर्ड थे उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा, मतलब एक पत्थर, एक नींव रखी बड़ौदा कॉलेज का, जो बाद में जाकर एक पूरी यूनिवर्सिटी बन गया। कॉलेज होता है, देखो स्कूल होता है, फिर कॉलेज होता है और फिर आती है यूनिवर्सिटी। तो ये कॉलेज से सीधा यूनिवर्सिटी बन गई थी बाद में। बड़ौदा जी ने इसके अलावा 20 पब्लिक स्कूल, 100 प्राइवेट स्कूल खोले थे। सबके सब ये जो थे ये अटैच थे उस यूनिवर्सिटी के साथ, मतलब ऐसे करके आप ये कह सकते हैं उन्हीं के अधीन थे। तो ये अकेली यूनिवर्सिटी थी गुजरात के अंदर जिसमें एजुकेशन दी जा रही थी इंग्लिश मीडियम के अंदर। सैया जी ने बोला कि इंग्लिश मीडियम के अंदर एजुकेशन दो, बेशक आप स्वदेशी प्रमोट कर रहे हो, बेशक आप नेशनलिस्ट मूवमेंट को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी उस हिसाब से जाए। इस यूनिवर्सिटी में हम ये कह सकते हैं 3000 बच्चे जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से, अब्रॉड से अपनी शिक्षा लेने के लिए आए थे और आज भी पढ़ रहे हैं। ऐसी एक और केस दिया हुआ है, जैसे हमने सैया जी का पढ़ा था वैसे ही सर सैयद, ये सैयद अहमद खान है और इनकी यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, शायद आपने नाम सुना होगा। तो ये पहले मुस्लिम रिफॉर्मर थे, मतलब मुसलमान एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो बदलाव लाने के लिए जो पहला इंसान जो खड़ा हुआ था वो थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट्स चालू की थी। मूवमेंट मतलब एक आंदोलन चालू किया था 18 सेंचुरी के अंदर। 18 सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 1899 के अंदर इन्होंने मुसलमानों की जो सोसाइटी है, धर्म है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश की थी। उन्होंने ये देखा था कि जो मुस्लिम रिलीजन है, धर्म है, जो रीति रिवाज है, जो कानून है, वो बहुत अंधविश्वासी हैं, कुछ गलत या आप कह सकते हैं नकली ढकोसले ट्रेडिशंस पे चल रहे हैं जो इंडियन मुस्लिम्स के अंदर बहुत कॉमन है। उनको ये लग रहा था कि यार ये कुछ कमियां हैं। तो उनको ये लगा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न लिटरेचर जब मुसलमान लोग पढ़ेंगे तो उनमें डेफिनेटली बदलाव आएगा और ये अंधविश्वास से दूर हो जाएंगे। तो 1875 AD में इन्होंने मुस्लिम नाम रखा, एंग्लो मतलब अंग्रेजों का, ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना की थी अलीगढ़ के अंदर। बाद में ये जो कॉलेज है ये एक अलीगढ़ मूवमेंट का जो आंदोलन हुआ था वहां पे एक न्यूक्लियस बन गया था, मतलब वहां से अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो चारों दिशाओं में फैली थी, वो सेंटर था, न्यूक्लियस या सेंटर कह सकते हैं। 1875 की बात है, इस्टेब्लिश किया गया। बाद में 1920 AD में जाकर ये जो कॉलेज है इसको यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया, उसका नाम रखा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जो पहले प्रिंसिपल थे इस यूनिवर्सिटी के वो थे मिस्टर बेक, अंग्रेज एक अफसर। इन्होंने जो सर सैयद अहमद खान थे उनकी बहुत हेल्प की, मदद की मुस्लिम्स को ब्रिटिशर्स के पास लाने के लिए। मतलब जो मुस्लिम्स थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनको पास लाने के लिए वो हम ये कह सकते हैं सर सैयद अहमद खान का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमान जो रिलीजन है उसमें भी बदलाव आए, सब कुछ हो। तो ये मुसलमान जो थे ये बेसिकली इंग्लिश लोगों के प्रो थे, मतलब उनके साथ उनका दे रहे थे। इसीलिए इनको पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेंबर नियुक्त किया गया। जैसे जो आप IAS PCS बनते हैं उसमें एक कमेटी बैठती है आपके इंटरव्यू लेती है, तो इनको उनका मेंबर भी बनाया गया 1878 AD के अंदर। और बाद में 1882 AD में जाकर वाइसरॉय जो है, एक वाइसरॉय लेजिस्लेचर मतलब इंडिया को चलाने के लिए, जैसे अब प्रेसिडेंट जो है वो टॉप मोस्ट पोस्ट थी, 1857 के रिवोल्ट के बाद गवर्नर जनरल की जगह वो नाम चेंज करके वाइसरॉय रख दिया गया था। जैसे आज प्रेसिडेंट बोलते हैं उस टाइम पे वाइसरॉय बोलते थे। तो इनको वाइसरॉय की जो कमेटी थी, लेजिस्लेचर कमेटी, लॉ बनाने वाली जो कमेटी थी, वहां पे भी एक मेंबर नियुक्त किया गया।
ठीक है। और साथ के साथ बाद में जाकर 1888 एडी के अंदर इनको सर का खिताब दिया गया कि यार ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये है वो है, और फाइनली इनकी मौत हो गई थी 1898 एडी के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, जिसके प्रेसिडेंट जो थे या प्रिंसिपल जो थे फर्स्ट, वो मिस्टर बेक थे, वो एक मूवमेंट कैसे वहां से एक निकली थी, आंदोलन कैसे निकला था। तो हुआ क्या, अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जिसको पॉपुलर करने में सर सैयद अहमद खान का बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक योगदान रहा है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि अलीगढ़ कहाँ पर है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। तो इन्होंने मुस्लिम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा की, क्योंकि अलीगढ़ जो था वो सेंटर था मूवमेंट का, वहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, इसलिए पहली बात तो उसका नाम ही अलीगढ़ मूवमेंट रखा गया। जो लीडर थे इस मूवमेंट के, वो स्ट्रेस कर रहे थे, वो इस चीज के ऊपर जोर कर रहे थे कि यार ये जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो तुम बंद कर सकते हो, जो अच्छे नहीं है, तुम्हारे किसी हक में नहीं वो बोलते, वो बंद करके जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए। और इसके फाउंडर जो थे वो तो खुद ब्रिटिशर्स के हक में थे कि यार ये जो भी कर रहे हैं, मतलब मैं उनके साथ ही हूँ। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ होकर कि मुसलमानों के हक की बात की जाए, उनके इंटरेस्ट सेव किए जाए। ये आप देख सकते हैं, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। वैसे ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बात बताई गई है कि अलीगढ़ एक इम्पोर्टेंट शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर सर सैयद अहमद खान ने 1920 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की थी। और भी लीडर्स थे, जैसे हिदायतुल्लाह खान हो गए, सर सैयद अहमद खान हो गए, जिन्होंने यहाँ पर पढ़ाया था ताकि मुसलमानों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, धार्मिक पढ़ाई लिखाई को लेकर, वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ाया था, लिटरेचर भी जरूरी किया था, मतलब इनका साथ दे रहे थे। तो इनकी देखरेख के अंदर 1875 एडी में जो यही बंदे हैं, हिदायतुल्लाह खान जो है, उन्होंने भी एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये स्थापित किया अलीगढ़ के अंदर, मतलब और उसकी आप ये कह सकते हैं ब्रांचेस स्थापित करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये जो कॉलेज है ये बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920 में जाकर ये बन गया था। अब जो इस यूनिवर्सिटी के मैंने आपको बताया, ऊपर एक वाइस चांसलर होते हैं, एक चांसलर होते हैं। इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे, जो हेड थे, वो थे सुल्तान जहां बेगम। और धीरे धीरे करते करते इस यूनिवर्सिटी ने इतनी तरक्की की कि और भी ज्यादा ब्रांचेस इन्होंने खोल दी, मेडिकल की, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्थापित किए गए इस यूनिवर्सिटी के अधीन ही। आज की डेट की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी में 30,000 बच्चे जो है वो एनरोल्ड हैं, और इसमें कम से कम नहीं तो 80 एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट मतलब कोई साइंस को लेके, कोई पॉलिटिक्स को लेकर, और नहीं तो और कोई इंजीनियरिंग को लेकर, वो सब कुछ हो रहा था। अब हम पढ़ते हैं लास्ट पार्ट, इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन का इंडियंस के ऊपर असर क्या पड़ा। पहली बात तो ये कि जब ब्रिटिशर्स ये एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, तो इसमें एक पढ़ लिख कर बंदा मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्रियल कल्चर जो है वो आना, बाबूजी वाला कल्चर जो है वो एग्जिस्टेंस में आना शुरू हो गया। अब क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स लेकर आ रहे थे, वो प्रमोट कर रहे थे वेस्टर्न कल्चर, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, जिसकी वजह से ज्यादातर इंडियंस जो है वो इलिटरेट रह गए। इंडियन लैंग्वेजेस वो डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर पढ़ा रहे थे, वेस्टर्न लैंग्वेज में, अंग्रेजी लैंग्वेज में पढ़ा रहे थे, तो हमारी लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं पिछड़ गई है। पर्शियन, उर्दू, अरेबिक, इसमें कौन पढ़ाता है? कोई भी नहीं पढ़ाता, सब इंग्लिश में ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन मैंने जो बुक उठाई है वो भी मैं इंग्लिश की पढ़ा रही हूँ, है ना, लैंग्वेज जो पढ़ाने का है। वैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन के चलते हम ये कह सकते हैं कि जो सुपरस्टिशंस है, जो अंधविश्वास है, वो कुछ हद तक हमने रोक दिए कि ये ढकोसले बंद कर दिए जाए, ये काम के नहीं है। कुछ अंधविश्वास थे जो उस टाइम पे सही थे, लेकिन आगे चलते गए पीढ़ी दर पीढ़ी, पर वो आगे पीढ़ियों के काम के नहीं थे। और वेस्टर्न एजुकेशन आने के वजह से, वेस्टर्न एजुकेशन आने की वजह से जो बच्चे हैं वो अलग अलग देशों का इतिहास, हिस्ट्री जो है वो पढ़ पाए, और वो जागरूक हो पाए कि अरे देश भर में ये चल रहा है, हम तो गुलाम ही रह गए, जिसमें उनकी बहुत मदद हुई इंडिया को आजाद कराने में, क्योंकि वो इतने जागरूक हो गए थे। तो ये थी आज की क्लास और चैप्टर की समरी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी अपलोडेड है। बाय बाय।